हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ रवि गोस्वामी। आई एम ओटी टेक्नीशियन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो भी टॉपिक रहने वाला है वो मोस्ट कॉमन है, जिसका नाम है डिस्मेनोरिया। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये एक फीमेल डिसऑर्डर है। इसकी डेफिनेशन में हम देख लेते हैं कि यानी कि डिस्मेनोरिया इज ए मेंस्ट्रुएशन कंडीशन क्लासिफाइड बाय सीवियर फ्रीक्वेंसी मेंस्ट्रुएशन क्रेम्स एंड पेन एसोसिएशन विद मेंस्ट्रुएशन। यानी कि इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ठीक है, यह एक यानी कि मेंस्ट्रुएशन डिसीज डिसऑर्डर है। क्या है ये एक मेंस्ट्रुएशन डिजीज है। ठीक है, तो पहले मैं मेंस्ट्रुएशन को डिफाइन कर देता हूँ। यानी कि मेंस्ट्रुएशन का मतलब यह होता है जब किसी फीमेल को मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी कि पीरियड टाइम के दौरान किसी फीमेल पर्सन को कॉम्प्लिकेशन और कुछ सिम्टम दिखाई पड़ते हैं, उसे हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ठीक है, आप समझ गए। जो यानी कि कोई फीमेल पर्सन है, उसको क्या है, मेंस्ट्रुएशन के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशन और कुछ सिम्टम दिखेंगे, ब्लीडिंग वगैरह, पेन वगैरह, तो उसको क्या हम बोलेंगे, उस कंडीशन को हम बोलेंगे मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन डिसीज डिसऑर्डर। ठीक है, तो इस कंडीशन में, ठीक है, तो यानी कि अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ डिस्मेनोरिया क्या होता है। यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में डिस्मेनोरिया का क्या रोल है, यानी कि ये क्या होता है डिस्मेनोरिया। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी कि पीरियड के दौरान जो भी सीवियर पेन होता है, यानी कि जब फीमेल के जो मेंस्ट्रुएशन टाइम पर, जिसको आप पीरियड भी बोलते हो, उस टाइम पे क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग के दौरान जो भी सीवियर पेन होता है और उसके साथ साथ फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प्स होते हैं। ठीक है, देखने को मिलता है, ये देखने को मिलेगा। क्या होता है, जब किसी फीमेल के मेंस्ट्रुएशन टाइम पे एक्सेसिव अमाउंट पे ब्लीडिंग और लॉन्ग टाइम तक ब्लीडिंग रहती है, तो उस टाइम पे क्या होगा भाई, सीवियर पेन होगा ऑब्वियसली। और क्या होगा, उसके साथ साथ में आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प्स। अब ये भाई ये क्या होता है, ये फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प्स यह होता है, इसका मतलब यह होता है कि जो यूट्रस होता है ना, यूट्रस जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन करता है, यानी प्रोलेटिव और गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स के जो रहते हैं एलएच एफएसएच हार्मोन्स, तो उसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन करता है। तो इस कंडीशन में जो हमारी डिस्मेनोरिया है, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जिसके दौरान क्या होता है, सीवियर पेन, यानी कि जो हमारी बच्चेदानी होते, फीमेल के अंदर जो बच्चेदानी होता है उसका सिकुड़ना, उसका कॉन्ट्रैक्शन होना, उस टाइम पे जो सीवियर पेन होता है वो रहता है मैक्सिमम 1 डे से लेके 3 डेज तक। ठीक है, 1 दिन से लेके 3 दिन तक ये पेन रहता है सीवियर कंडीशन में, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं डिस्मेनोरिया। ठीक है, आप सभी समझ गए होंगे। आगे हम देख लेते हैं डिस्मेनोरिया के टाइप्स। ठीक है, तो भाई ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये भाई 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर पहला है भाई प्राइमरी डिस्मेनोरिया। ठीक है, सेकंड है भाई सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। ठीक है, तो यानी कि ये 2 टाइप्स को अच्छी तरह डिफाइन करूंगा। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से आप इजी वे में समझ में आ जाए आपके। ठीक है, तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया में क्या सिचुएशन कॉस्ट हो रही है, यानी जो यूट्रस होती है, यानी कि जो फीमेल को जो गर्भाशय बोलते हैं, बच्चेदानी बोलते हैं, जो भी अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं, बट मेडिकल जो टर्मिनोलॉजी रहती है उसको बोलते हैं हम यूट्रस। और यूट्रस को लोग आगे हिंदी में गर्भाशय, बच्चेदानी वगैरह जो कुछ भी बोल देते हैं। तो उस यूट्रस के अंदर क्या सिचुएशन हो रही है, उसके अंदर सीवियर और एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि बच्चेदानी का क्या हो रहा है, एकदम यानी कि सीवियर और एबनॉर्मल कंडीशन पे सिकुड़ जाना, यानी कॉन्ट्रैक्शन हो जाना, ये दिक्कत हो रही है और उसकी वजह से सीवियर पेन देखने को मिल रहा है। अब भाई ये क्यों हो रहा है, किसकी वजह से कॉस्ट हो रहा है, एक तो भाई जो मोस्ट कॉमन इसका जो कॉस्ट रहता है वो हार्मोनल इनबैलेंस रहता है। ठीक है ना, अब हार्मोन्स कौन से, जो भाई गोनाडोट्रोपिन होते हैं, जो एलएच एफएसएच जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, जो कि क्या है प्रोलेटिव और यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स रहते हैं वो ओवरी में ओव्यूलेशन करते हैं। जिस कंडीशन में क्या होता है, अगर हार्मोनल इनबैलेंस हो जाता है तो उसकी वजह से जो आपके जो एलएच एफएसएच है, यानी कि प्रोलेटिव है, यानी कि जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से यानी कि ओवरी में से ओव्यूलेशन नहीं होगा। तो उस वजह से क्या कंडीशन हो जाएगी, सीवियर और एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा यूट्रस के अंदर। ठीक है, तो अब हम दूसरे के बारे में पढ़ लेते हैं, कि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जो अदर जो मेडिकल डिजीज है, किसी जो पर्सन है, फीमेल जो पर्सन है, अगर उसको
अदर जो मेडिकल डिसीज़ है या अदर मेडिकल कोई प्रॉब्लम है या किसी प्रकार की पेल्विस इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, या फिर यानी कि यूट्रस फाइब्रॉइड है उसके अंदर, या यूट्रस के अंदर ट्यूमर है, या यूट्रस के अंदर किसी प्रकार का कैंसर है, या फिर यूट्रस के अंदर किसी प्रकार से फिजिकल इंजरी हो गई है, या हार्मोनल इनबैलेंस हो गया है, या फिर क्रोनिक कोई डिसीज डिसऑर्डर है बॉडी के अंदर, यानी कि कोई भी कॉज की वजह से क्या हो रहा है भाई, उसकी वजह से हम यानी कि एक तो कॉन्ट्रैक्शन हो और सीवियर भाई पेन हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। आगे हम देख लेते हैं। ठीक है, ये इसका कुछ डायग्राम है, जैसे आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, पेन हो रहा है। आगे हम देख लेते हैं भाई डिस्मेनोरिया के सिम्टम यानी कि क्या क्या लक्षण दिखेंगे। तो नंबर पहला है सीवियर पेन ड्यूरेशन मेंस्ट्रुएशन टाइम। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो मेंस्ट्रुएशन यानी कि जिसको हम पीरियड बोलते हैं उसके दौरान क्या होगा, सीवियर कंडीशन में पेन होगा। ठीक है, और भाई क्या होगा, फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प्स भी देखने को मिलेगी। ठीक है, और एक्सक्रेसिव अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, ब्लड क्लॉट वगैरह, ये सारी चीज़ यानी पेन वगैरह और भी चीज़ दिखेंगे। ठीक है, और तीसरे नंबर पे हम देख लेते हैं भाई नोजिया यानी कि जी मचलाएगा, घबराहट बेचैनी होगी, वोमिटिंग वगैरह यानी कि वोमिटिंग का मतलब ये होता है हुकाई सूखी हुकाई टाइप का आना, और पल्टी वगैरह हो जाना, जो कुछ भी खाएगी पेशेंट वो उल्टी में निकाल देगी वापस। ठीक है, और चारवें नंबर पर डीजीनेस, डीजीनेस फील होगा यानी कि डीजीनेस यानी कि उसको थकान होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई उसको क्या हो रहा है, एक तो घबराहट बेचैनी हो रही है और जो कुछ भी खा रही है वो उल्टी के थ्रू पास आउट कर दे रही है। ठीक है, तो उसके द्वारा क्या दिखने को मिलेगा सिम्टम, और डीजीनेस यानी कि थकान, और यानी कि हेडेक, हेडेक देखने को मिलेगा। इस यानी कि देखो कंडीशन के ऊपर है कि सीवियर मिले, सीवियर मिले हेडेक, या माइल्ड मिले, या फिर मॉडरेट मिले हेडेक। ठीक है ना, पेशेंट के कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो हेडेक तो भाई मिलेगा ही मिलेगा। और पेन इन लेग, ठीक है, जो लेग टाइम है भाई पेन इसलिए मिलेगा क्योंकि क्या होता है, जो पेल्विस कैविटी में ही भाई यूट्रस स्पेस यानी कि प्रेजेंट रहता है। यूट्रस कहाँ प्रेजेंट रहता है, बच्चेदानी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है ना, तो वो कहाँ रहता है, यानी कि पेल्विस कैविटी के अंदर। तो वहाँ पर क्या आएगा भाई, सीवियर तरीके से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और हैवी एक्सक्रेसिव अमाउंट में ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड क्लॉटिंग वगैरह हो रही है, तो उसकी वजह से फीमेल भाई वीक हो जाएगी, तो पूरी तरीके से चल नहीं पाएगी, मूवमेंट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से लेग पेन यानी कि जो पैर में है उसको दर्द फील होगा, और वो प्रॉपर तरीके से यानी कि पेन इन लेग यानी कि पैर के अंदर दर्द वगैरह होगा। पेन इन लोअर वैली, ठीक है ना, तो पेन वगैरह मिलेगा उस कंडीशन में। ठीक है, और डिसओरिएटेड मिलेगा पेशेंट को। ठीक है, और फटिंग यानी कि थकान देखने को मिलेगी। ठीक है, क्यों क्यों देखने को मिलेगी, क्यों पेशेंट को एक तो एक्सक्रेसिव अमाउंट में ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, सीवियर पेन हो रहा है, नोजिया वोमिटिंग हो रही है, हेडेक वगैरह, तो वही थकान तो वही ओबियसली वही होगी। ठीक है, तो और भी आप यानी कि सिम्टम पेशेंट के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। पेशेंट अनकंफर्ट फील करेगा, लॉस ऑफ द मेमोरी, शॉक में चले जाएगा, एनीमिया डिसीज कॉज हो जाएगी, अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा, ईचिंग इरिटेशन फील होगा, सीजर वगैरह आ सकते हैं। यानी कि ब्लड अगर डिक्रीज हो जाता है तो बहुत से और सिम्टम बन जाते हैं। तो मैक्सिमम भाई इतना तो आप सी को अपने से खुद करना, सिम्टम वगैरह खुद भाई बनाया करो। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं भाई डिस्मेनोरिया के डायग्नोसिस यानी कि क्या क्या हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्या क्या हम प्रिस्क्राइब करवाएंगे, हम पेशेंट को क्या क्या हम एडवाइस देकर टेस्टिंग वगैरह करवाएंगे। ठीक है, तो नंबर पहला भाई अल्ट्रासाउंड यानी कि जो अल्ट्रासोनोग्राफ जो होता है उससे क्या करते हैं, जो यूट्रस के क्या होता है भाई इंटरनल जितने भी ऑर्गन होते हैं उसमें यानी अल्ट्रासाउंड से उसके मूवमेंट, उससे उसके फंक्शन, उसमें ब्लड सर्कुलेशन कितना है, क्या दिक्कत है, वो सारी विजन क्रिएट होती है अल्ट्रासाउंड के अंदर। अगर फिर भी भाई अल्ट्रासाउंड में प्रॉपर नहीं आ पा रहा है तो उसके बाद में हम भाई एमआरआई प्रिस्क्रिप्शन करते हैं पेशेंट को कि भाई आप एमआरआई करवाइए। अब भाई एमआरआई भी सेम कंडीशन सेम फंक्शन होता है, इससे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट यानी कि लास्ट ऑप्शन में हम एमआरआई प्रिस्क्रिप्शन करते हैं पेशेंट को, यानी कि आप एमआरआई करवाइए, जिससे कि क्या है जितने भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं उसके मूवमेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, ऑल एक्टिविटी, ब्लड सर्कुलेशन, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, सारे मूवमेंट मैक्सिमम आपको पता ही पड़ जाता है। ठीक है, तो एमआरआई के बाद में यानी तीसरे नंबर पर हिस्टेरेक्टोस्कोपी यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है, ये एक यानी कि स्कोपी जो यानी कि जिसके अपर पार्ट में, ये इंडोस्कोपी आपने देखा होगा जिस सेम कंडीशन होता है, ये एक यानी कि इसकी जो अपर पार्ट में टिप टॉप पार्ट में एक कैमरा लगा हुआ रहता है, जिसमें क्या करते हैं पेल्विक एग्जामिनेशन के द्वारा हम इसको एंटर करते हैं सर्विक्स से, यानी कि वेजाइना, फिर यानी सर्विक्स कैनाल, फिर उससे क्या यूट्रस का विजन मालूम पड़ता है, उसमें मालूम पड़ता है कि किसी प्रकार का ट्यूमर वगैरह, फाइब्रॉइड वगैरह, कैंसर
वगैरह सेल्स वगैरह डेवलपमेंट वगैरह तो नहीं हो रहे हैं, या यानी कि कोई इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह, कोई डैमेज वगैरह कुछ भी, यानी XYZ इंटरनल प्रॉब्लम सारी चीज़ क्रिएट होती है, ठीक है। और 4वें नंबर पे हम देखते हैं लेब्रोस्कोपी। लेब्रोस्कोपी क्या होता है भाई, ये एक इंस्ट्रूमेंट टाइप का होता है जो कि क्या है कि यानी कि पेल्विस कैविटी को एग्जामिनेशन के लिए यूज करते हैं। इसकी भी सेम कंडीशन अपर पार्ट में क्या रहता है भाई, यानी कैमरा लगा हुआ रहता है, इसमें क्या कहते हैं कि वेजाइना टू यानी कि सर्विस कैनाल में एंटर करते हैं। ये भी सेम मोस्ट कॉमन फंक्शन रहता है इसका, यानी कि ये ट्यूमर वगैरह सेल्स वगैरह यानी कि ये सारी चीज़ मैक्सिमम देखता है, ठीक है। तो यानी कि और 5वें नंबर पे हम भाई ब्लड टेस्ट करवा लेंगे। ब्लड टेस्ट में जो मोस्ट कॉमन रहता है भाई CBC का रोल रहता है। CBC में भाई मालूम पड़ जाता है कि हीमोग्लोबिन कितना है, क्योंकि भाई उसकी ब्लीडिंग हुई है सीवियस कंडीशन में, तो भाई कितना यानी कि ब्लड रह गया है। TLC यानी कि जो WBC जिसको हम बोलते हैं वो इंक्रीज तो नहीं हो गई है। यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट जिसको हम प्लेट रेट बोल रहे हैं वो तो भाई कम नहीं है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही है, जिसकी वजह से एक्सक्रेसिव अमाउंट पे ब्लड फ्लो हो रहा है। तो ये सारी चीज़ हम क्या नोट डाउन हम कर लेते हैं, ठीक है। CBC में जो मोस्ट कॉमन जो टेस्टिंग रहता है ब्लड में, ठीक है। और ब्लड कल्चर हम करवा लेंगे, जो भी बैक्टीरियल फंगल मैक्रोरियम पैथोजन यानी कि जो भी पैरासाइट्स वगैरह इन्फेक्शन वगैरह हो वो ब्लड कल्चर में एग्जामिनेशन हो जाता है। और भाई जैसे कि मैं हर लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक तो भाई जो डॉक्टर होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन कैसे प्रॉपर तरीके से करते हैं, यानी कि हर डॉक्टर मैक्सिमम इस यानी कि इन्वेस्टिगेशन यानी कि डायग्नोसिस पे डिपेंड है। जब तक इसकी अच्छी तरीके डायग्नोसिस नहीं कर पाएगा तो भाई पेशेंट ट्रीट नहीं कर पाएगा और पेशेंट अच्छी तरीके सही नहीं हो पाएगा। तो यानी कि 80% कहाँ से स्किल निकल के आता है, एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है। तो यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या हमको पूछना चाहिए, यानी कि जो नॉर्मल पेशेंट के सिम्टम रहते हैं, कितना भाई यानी कि कितना सीवियर पेन हो रहा है, कितनी यानी पेल्विस एग्जाम यानी पेल्विस कैविटी में स्वेलिंग वगैरह कितनी हो रही है, अमाउंट पे इन्फ्लामेशन कंडीशन कितनी है, रेडनेस यानी कि या फिर ब्लूनेस हो रही है या ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, कितने अमाउंट पे ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि कितने यानी कि नोजिया, यानी कि ये मैक्सिमम कुछ सिम्टम रहते हैं पेल्विस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो हम फिजिकल एग्जामिनेशन में हम कर लेते हैं। और बच्चा भाई हिस्ट्री कलेक्शन में क्या भाई 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो भाई जनरल हिस्ट्री में क्या है कि हम जनरल वगैरह पूछते हैं, जनरल में वाइटल वगैरह हम ले लेते हैं, BP SpO2 पल्स रेट वेट वगैरह हाइट वगैरह, तो इससे हमको बहुत कुछ भाई मालूम पड़ जाता है। BP से भाई मालूम पड़ जाएगा कि उसकी यानी कितना BP का तो कोई पेशेंट नहीं है, और पल्स से मालूम पड़ जाएगा कि हार्ट या फिर लंग्स का कोई डिसीज तो नहीं है, और भाई उससे यानी कि पल वेट से मालूम पड़ जाएगा कि किसी प्रकार का थायराइड का तो कोई पेशेंट नहीं है, ठीक है। और हम भाई SpO2 चेक कर लेंगे, SpO2 से मालूम पड़ जाता है कि किसी प्रकार की लंग्स डिसीज डिसऑर्डर तो नहीं है पेशेंट को। ये हमारे हो गया जनरल यानी कि हिस्ट्री। और प्रेजेंट हिस्ट्री में सेम भाई पेल्विस एग्जामिनेशन की जो हमारे सिम्टम रहते हैं वो हम यानी कि वो पूछ लेते हैं, वो नोट डाउन कर लेते हैं। फिर उसके बाद में भाई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, उससे पूछेंगे कि आप भाई किसी प्रकार से ऐसी कंडीशन हुई हो जैसे कि आप हॉस्पिटलाइज्ड रही हो। अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड रहे हो तो भाई प्रॉपर डॉक्यूमेंट पुराने मंगवाते हैं, जिससे कि भाई इन्वेस्टिगेशन करने में बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। और पूछेंगे कि भाई आपको किसी प्रकार का कोलेस्ट्रॉल वगैरह तो नहीं है, आप स्मोकिंग वगैरह तो नहीं करते हो, एल्कोहल कंज्यूम वगैरह तो नहीं करते हो, आपको किसी प्रकार की डायबिटीज़ मेलाइटिस तो नहीं है, या थायराइड वगैरह की कोई समस्या तो नहीं है, या आपकी यानी कि कोई फैमिली में ये दिक्कत रही हो उसकी वजह से ये दिक्कत कॉस्ट हो रही है, ऐसा तो कुछ कंडीशन नहीं है, या आपको किसी प्रकार की कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह तो नहीं लेती हो, यानी कोई लंबे समय तक कोई कंटिन्यू दवाई तो नहीं ले रही हो। और यानी कि और भी चीज़ हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं पास्ट मेडिकल में, किसी प्रकार की यानी मेडिकल साइड इफेक्ट तो नहीं है, ठीक है। ये भी हम पूछ लेंगे हिस्ट्री कलेक्शन में, यानी कि जो मेडिसिन साइड इफेक्ट हिस्ट्री हम पूछेंगे, किसी प्रकार से एलर्जी यानी कि आप मेडिसिन खाती हो जिसकी वजह से आपको कभी एलर्जी वगैरह इचिंग वगैरह इरिटेशन वगैरह रही हो, रेडनेस ब्लूनेस साइंस स्किन पे आता हो, यानी कि ये सारी चीज़ क्या है हमको मैक्सिमम पूछ लेनी चाहिए, जिससे कि क्या है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हो जाए। अब बच्चा भाई 20% 80% तो भाई हमको स्कोर मालूम पड़ गया फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री कलेक्शन से। अब बच्चा भाई 20% क्या है पेशेंट के सिम्टम के अकॉर्डिंग हम क्या है कि 20% इन्वेस्टिगेशन लिख देंगे। अब भाई 100 में से 102 यानी 1% मैक्सिमम हमारे कंप्लीट हो गए डायग्नोसिस। अब भाई डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग फिर हम ट्रीटमेंट चलाएंगे, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से
उसको पेशेंट ट्रीट हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा और आपको भाई गाली नहीं देगा, तो कम से कम दुआ भी, यानी कहने का मतलब ये है कि भाई आशीर्वाद ही देके जाएगा कि हाँ भाई फलाना बंदा भाई डॉक्टर काफ़ी अच्छा है, इंटेलिजेंट है, माइंड ब्लोइंग है, भाई उसने सही कर दिया, नेक्स्ट दिन में ये पूछ लेता वो पूछ लेता, तुरंत मतलब बाल में से खाल निकाल के दवाई दे के मतलब ट्रीटमेंट कर देता नेक्स्ट दिन में। तो भाई आपका ही नाम है और कुछ नहीं भाई। आगे हम देख लेते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के ट्रीटमेंट में, जो कि हम पेशेंट को क्या क्या हम प्रिफेयर कर सकते हैं, क्या क्या हम उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो नंबर पहला भाई प्राइमरी डिस्मेनोरिया कंडीशन में, ठीक है। तो प्राइमरी यानी कि डिस्मेनोरिया कंडीशन में जैसे कि मैंने बताया था, जो यूट्रस का होता है उसमें सीवियर और एबनॉर्मल तरीके से कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया, ठीक है। जो बच्चेदानी होती है उसका सिकुड़ना, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो हम देते हैं यानी कि एंटी प्रोजेस्टाजोन ग्लैंड ड्रग्स, यानी कि एंटी प्रोजेस्टा ग्लैंड ड्रग्स, ठीक है। तो जैसे कि आइप्रोफिन हो गया, यानी कि और मैक्सिमम एस्प्रिन हो गया, कीटोप्रोफिन हो गया, तो ये सारी क्या है, ये एंटी प्रोस्टाग्लैंड ड्रग्स होती हैं, ठीक है। जो कि क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन यानी कि जो यूट्रस का हो चुका है या सीवियर कंडीशन में एबनॉर्मल तरीके से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यूट्रस का, उसको रिलीफ दिलाने के लिए हम ड्रग्स का यूज करते हैं, ठीक है। और सेकंड नंबर पे देख लेते हैं कि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, ठीक है। इस कंडीशन में हम मेडिकल मैनेजमेंट में हम वही ट्रीटमेंट करेंगे, यानी कि ट्रीट अदर मेडिकेशन कंडीशन, यानी कि किसी प्रकार के पेशेंट को किसी प्रकार की कंडीशन है, यानी कि मेडिकल कंडीशन में मान के चलो कोई कोई क्रॉनिक डिसीज डिसऑर्डर चल रही है, या पेल्विस इन्फ्लामेटरी डिसीज है, या फिर पेल्विस कैविटी में किसी प्रकार की इंजरी हो गई है, या फिर किसी प्रकार की इन्फ्लामेशन कंडीशन हो रही है, यानी कि किसी प्रकार के यूट्रस फाइब्रोड है, या यूट्रस ट्यूमर है, या यूट्रस ट्यूमर कैंसर है। तो यानी कि बॉडी में क्रॉनिक जो टाइम से बीमारी जो है, यानी कि क्या है, मेडिकल कंडीशन से जो दिक्कत हो रही है उसको पहले हम ट्रीटमेंट करवाएंगे उस कंडीशन में, ठीक है। तो मैक्सिमम भाई और मान के चलो जो क्या है भाई एंटीबायोटिक प्रिफेयर कर सकते हैं हम, ठीक है। एंटीबायोटिक में यानी कि क्या है कि वो होता है हमारा मोनोसेफ हो गया, और सेप्टोफ्लॉक्सासिन 1 ग्राम में हो गया, और पेप्रासिलिन, यानी कि जो एंटीबायोटिक है, ठीक है ना। ये क्या है, पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से हमको देखना है, ठीक है। और एंटीबायोटिक के साथ में हम क्या प्रिफेयर करते हैं, इसको डाइजेशन करने के लिए एंटी एसिड, यानी कि जो गैस को रिलीव करती है, नोजिया वगैरह को यानी कि रिमूव करती है, यानी कि रिलीफ देती है उसमें। तो यानी कि पेंटोप्राजोल होगा, ओमिप्राजोल होगा, लेसोप्राजोल हो गया, रेपिप्राजोल हो गया, ये सारी क्या है, ये एंटी एसिड ड्रग्स हैं, ठीक है। और यानी कि नोजिया, जी मचलाना, घबराहट, बेचैनी, यानी कि स्टोमच बर्न, हार्ट बर्न जैसी कंडीशन देखी जाती है। एंटीबायोटिक को डाइजेशन करने में इसका मोस्ट कॉमन यूज रहता है, ठीक है। और यानी कि वोमिटिंग, अब भाई क्या है कि ये एक ऐसी सिचुएशन होती है कि वोमिटिंग यानी कि कुछ भी खिला रहे हो आप, वोमिटिंग के थ्रू निकाल देगा पेशेंट, तो उसके लिए भाई ओंडासिट्रोन नाम से इंजेक्शन, यानी ये एक साल्ट है, और कैंसर नाम से हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है इंजेक्शन फॉर्म में, तो वो हम आईवी हम दे सकते हैं, ठीक है, आईवी ड्रिप के द्वारा। यानी कि आपको देखना भाई पेशेंट किस कैसी कंडीशन है, क्या वो इन्फ्यूजन थेरेपी ले सकता है या फिर ओरल थेरेपी ले सकता है, ठीक है। और भी कंडीशन हम देख लेंगे भाई, एंटी एलर्जी ड्रग्स दे देंगे, यानी कि जिसको हम एंटी हिस्टामिन हम बोलते हैं, ठीक है। यानी कि किसी प्रकार से एलर्जी वगैरह तो नहीं, इचिंग वगैरह तो नहीं हो रही है, उस कंडीशन में हम एंटी एलर्जिक दे सकते हैं। और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, यानी कि अगर पेल्विस इन्फ्लामेटरी डिसीज हो, या पेल्विस कैविटी में किसी प्रकार की इंजरी से इन्फ्लामेशन हो गया हो, तो उसमें रिलीफ दिलाने के लिए यानी कि बीटामीथासोन होगा, इथामीथासोन हो गया, ये सारे क्या है, ये यानी कि एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होते हैं। और यानी कि एविल नाम से आपको मिल जाएगा, एविल नाम से टैबलेट फॉर्म में और इंजेक्शन फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं एंटी एलर्जिक, जिसको बोलते हैं हम एंटी हिस्टामिन भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। और यानी पेशेंट के कंडीशन के ऊपर है, अगर उसको सीवियर पेन हो रहा है तो भाई डायनापार, बट डायनापार भी चेक करके लगाना है। कोई हार्ट डिसीज डिसऑर्डर है तो भाई डायनापार 1 क्यू लगाना है। अगर डायनापार वैसे तो नॉर्मल हम लगा देते हैं, पर हार्ट वाले को क्या है कि डायनापार सोडियम हम नहीं लगाते, सोडियम क्या होता है, नमक। अब वही क्या है कि सोडियम क्या करता है भाई, बीपी को हाई करता है, तो उसकी वजह से हार्ट डिसीजेस भी है, तो और दिक्कत ना हो जाए उस कंडीशन में, ठीक है। तो इसलिए हम
हार्ट डिसीज डिसऑर्डर वाले को डायनापार एक्यू लगाते हैं सीवियर पेन होने पर, और नहीं तो बेसिक हम और यानी कि जनरल कोई डिसीज़ है उसमें हम सीवियर पेन हो रहा है तो हम डायनापार प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं हम, ठीक है। और यानी कि और यानी सॉल्यूशन वगैरह चढ़ा देना है आपको। मैं बता दूं कि भाई सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, बीपी वगैरह देख के देना है। अगर किसी पर्सन को यानी किसी पेशेंट को फीवर आ रहा है, बुखार आ रहा है उसको, तो उसको वही यानी कि सॉल्यूशन नहीं चढ़ाना है। उसको क्या है कि सॉल्यूशन फॉर्म में एक आती है सुमोल नाम से, जिसका साल्ट है पैरासिटामोल सॉल्यूशन, ठीक है। वो पहले वो क्या करता है, वो पहले बुखार को कम करता है। बुखार कम होने के बाद में आप यानी कि पेशेंट के कंडीशन के ऊपर आप यानी कि प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। आईवी ड्रिप आरएल चढ़ा दो या डीएनएस चढ़ा दो, D5 चढ़ा दो या डेक्स्ट्रोज चला दो आपको। और भी वही एंटीबायोटिक सॉल्यूशन आ रही है, ऐसी बात नहीं है। यानी कि अब तो सेफ्टोफ्लॉक्सासिन सॉल्यूशन आ रही है 100% 100 ml में, ठीक है। और भी मेट्रोजन वगैरह है जो पेट में कॉन्ट्रैक्शन मरोड़ वगैरह कर देते हैं, उस सिचुएशन में हम देते हैं, ठीक है भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और भाई इस तरीके की आपको वीडियो अच्छी लगती है, नॉलेज वाली वीडियो, तो प्लीज़ भाई लाइक कीजिए और भाई चैनल को जल्दी से जल्दी भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि भाई मैं और भी यानी कि और भी मेहनत करूँ आप लोगों के लिए, और भी यानी कि अच्छे से बेस्ट दूँ। और भाई बेल आइकन ऑन